गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 2 दिनों से क्लास लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप में से कई सारे स्टूडेंट रेगुलर शायद क्लास ले रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा जितना आप लोगों ने दिया। बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है, इसीलिए हम भी लगातार आपसे जुड़े हुए। मेरी साइड से प्रयास आप लोगों को बेहतर हो, बिल्कुल वैसे ही महसूस कराने का प्रयास रहेगा जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे। कल जो पढ़ा उसके आगे हम लोग यहाँ जानते हैं। कल हम लोगों ने परमाणु और अण के बारे में जाना। आज हम लोग इसके आगे को जानते हैं। परमाणु के 2 प्रकार के कण आपको जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रकार के कण आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक स्थायी कण स्टेबल पार्टिकल, जिसमें आपका आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का जो स्थायी कण है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है। और अस्थायी जो कण है उसमें आपका पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। जगह नहीं होने के कारण बहरहाल यहाँ लिख नहीं पाई, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है शायद आपको समझ में आएगा। पॉजिट्रॉन ये सुनने होगे तो लिख लोगे। मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, ये आपके अस्थायी कण हैं। इसे सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो उसका फंडामेंटल पार्टिकल जो है, मौलिक कण जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मौलिक कण है, नेगेटिव फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित फंडामेंटल पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं, मौलिक कण जिसे बोला जाता है। नेगेटिव फंडामेंटल पार्टिकल या ऋणावेशित मौलिक कण है, जिसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन को सामान्यतः E- से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में से जो है वो -1 E0 से या -1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में आपका होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो है वह 2.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। एक मोल, अब ये तो किसी को लग रहा है सर एक मोल क्या होता है? जैसे 1 दर्जन होता है, 1 किलोग्राम होता है, 1 लीटर होता है, बिल्कुल वैसे 1 मोल होता है। इसके बारे में भी एक वीडियो हम आपको बनाएंगे और वहाँ पर 1 मोल के बारे में बताएंगे। अभी आप यहाँ ध्यान रखिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में 96500 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमयू में, ए एटॉमिक, एम मास, यू यूनिट में 0.000548 एमयू होता है, तथा किलोग्राम में 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। एक बार था क्लास हम ले रहे थे तो एक स्टूडेंट ने बोला सर मेरी किताब है उसमें 9.1 × 10⁻31 लिखा हुआ है, तो वहाँ आप फिर समझिए ऐसा लिखा हो सकता है, लेकिन वहाँ वो किलोग्राम होगा। हम जो बता रहे वो आपको ग्राम में बता रहे हैं। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि हमने पीछे मात्रक नहीं देखा और किताब में कुछ और लिखा मिला मुझे, तो ऐसा लगता है कि शायद सर से कोई गलती हो गई। हाँ, वैसे हो जाती है गलतियाँ, लेकिन फिर भी मेरी साइड से प्रयास रहता है गलती कम से कम हो। मुझे लग रहा है शायद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की 1897 में। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में से -1 E0 या -1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। त्रिज्या इसकी 2.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 96,500 कूलाम। द्रव्यमान इसका एमए में इतना होता है और ग्राम में इतना होता है। तो मुझे उम्मीद है शायद ये समझ में आ गया होगा कि परमाणु के कितने प्रकार के कण होते हैं, ये सबसे पहले जाना। जिसमें मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हम लोग यहाँ जान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बाद अगला जो आपको देखने के लिए मिलता है वह प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद जो आपको अगला देखने के लिए मिलता है वह प्रोटॉन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरी साइड से पूरा प्रयास वही है जैसे कि हम लोग क्लास में लिया करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा कौन सा था? प्रोटॉन। शायद अभी आपने इससे पहले पढ़ा देखा होगा। प्रोटॉन के बारे में हम जानने का प्रयास करें, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में की। इसे हम सामान्यतः P से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में से 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। शायद मुझे लग रहा है ऐसा नहीं,
प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की 1919 में। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे नाभिकीय अभिक्रियाओं में 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका आवेश प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है तथा इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। आवेश इसका भी एक मोल का उतना ही रहता है, बस साइन का थोड़ा डिफरेंस होता है। इसका द्रव्यमान AMU में 1.00757 AMU होता है और इसका ग्राम में अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ भी ध्यान रखना ये ग्राम है, किलोग्राम में कुछ और हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है शायद ये समझ में आ गया होगा। खोज रदरफोर्ड ने की, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में यहाँ नाभिकीय अभिक्रियाओं में 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश इसका प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। एक मोल कूलाम में आवेश इसका 96,500 होता है। बाकी मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग जो है, मुझे लग रहा है शायद आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, उसके बाद में आवेश के बारे में जानेंगे, साथ में इसकी त्रिज्या के बारे में भी जानेंगे, आवेश के बारे में जानेंगे, साथ में त्रिज्या और इसका द्रव्यमान कितना होता है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग यहाँ क्लास में पढ़ते थे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की 1932 में, 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की। न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं में से 0N1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका आवेश नहीं होता है, यह एक उदासीन कण है, इसमें आवेश नहीं होता है। इसकी भी त्रिज्या आपकी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। इसका द्रव्यमान AMU में 1.00893 AMU होता है। उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे 1.00893 AMU होता है और इसका ग्राम में 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो मुझे उम्मीद है शायद आपको समझ में आ गया होगा। परमाणु के दो प्रकार के अर्थ है। स्थायी कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अस्थायी कण में पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन आपको देखने के लिए मिलते हैं। मुझे उम्मीद है शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बारी आती है इसके आगे कुछ और पढ़ने के लिए। समझ में आ गया? आप कमेंट में बताना कि कितना समझ में आ रहा है। मेरी साइड से प्रयास लगातार रह रहा आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए, बिल्कुल जैसे क्लास में हम लोग पढ़ा करते हैं। बारी आती है इसके आगे कुछ और जानने की। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे सामान्यतः एक मॉडल में हम प्रदर्शित करने का प्रयास करें कि ये कौन कहाँ रहता है। उसके बाद में तो जानने का प्रयास करेंगे कौन कहाँ रहता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कुछ मॉडल के माध्यम से हम बहुत डिटेल में बताएंगे। अभी केवल हम बेसिक जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास मेरी साइड से रह रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है और नाभिक के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो एक मॉडल के माध्यम से इधर समझाने का प्रयास करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, जिसमें आपका ये उदासीन कण है, ये धनावेशित कण है और ये आपका नेगेटिव ऋणावेशित पार्टिकल है आपका। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन कहाँ रहता है ये शायद समझ में आ गया होगा। इससे जुड़े हम लोग पीछे दो शब्द और शायद जानते होंगे। एक एटॉमिक नंबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है।
जैसे लाइक एक उदाहरण भी हम आपको दिए दे रहे हैं, कार्बन के नाभिक में यदि 6 प्रोटॉन हैं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका 6 होगा। मतलब जिसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। ऐसे ही एक शब्द और द्रव्यमान संख्या यूज होती है, द्रव्यमान संख्या। ये सभी बेसिक जानकारियां हैं। द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं दोनों को जोड़ने से जो नंबर मिलता है उसे द्रव्यमान संख्या या उसे मास नंबर बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या या उसे मास नंबर बोलते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उनको जोड़ने से जो आपको टोटल नंबर मिलता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे एक यदि हम उदाहरण लें तो कार्बन में आपके 6 प्रोटॉन होते हैं और कार्बन में यदि आपके 6 न्यूट्रॉन हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12। तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 12। तो मुझे उम्मीद है शायद समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग यहाँ जल्दी जानते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वह आपका परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे लाइक एक उदाहरण दे दिया, इस तरह से बाकी सभी में ये लागू होगा कि कार्बन के नाभिक में आपके 6 प्रोटॉन हैं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होगा। ऐसे ही किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या एक वह संख्या होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से जो टोटल नंबर मिलता है वह टोटल नंबर ही आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसे एक उदाहरण भी दिया आपका, कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं 6 न्यूट्रॉन हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल 12 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जाना, उसके बाद में हम लोगों ने अभी द्रव्यमान संख्या और साथ में परमाणु क्रमांक। कल एक होमवर्क दिया था 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक। आप लोग हमें या तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप बताना कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने याद कर लिया होगा या कई सारे स्टूडेंट को पहले से भी आ रहा होगा। और नेक्स्ट आगे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। किसी तत्व का निरूपण कैसे करते हैं या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो मुझे उम्मीद है शायद हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, मतलब तत्व का निरूपण कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब तत्व को कैसे निरूपित करते हैं। कई बार हम लोग शायद कोई संख्या लिखी होती है, जान नहीं पाते कौन कहाँ लिखा है, तो इस तरह से हम लोग, चूँकि अभी इस जो क्लास चल रही है इसका नाम ही है बेसिक केमिस्ट्री, तो वो सारे शब्द हम आपको सिखा रहे हैं जो नॉर्मली हमें लगता है कि शायद आवश्यकता है। जब हम क्लास लेते हैं तो उस दौरान कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही होती, वो हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम कोई तत्व x मानते हैं, यदि हम कोई तत्व x मानते हैं तो उसकी जो नीचे संख्या लिखी होती है उसे कहा, z का मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है अभी कुछ टाइम पहले ही हमने आपको पढ़ाया और उसके बाद मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और जो ऊपर संख्या लिखी होती है a जिसे हम बोलते हैं, ये आपका होता है मास नंबर। एक बार फिर हम जल्दी से आपको बता दें, ये x हमने कोई तत्व माना है। यदि हम कोई तत्व x मानते हैं तो उसकी जो नीचे संख्या लिखी होती है वह आपका परमाणु क्रमांक होता है और जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो आपका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या होती है। परमाणु क्रमांक का मतलब z और द्रव्यमान संख्या का मतलब a। शायद मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा हो, बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद में जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लाइक जैसे कि हम यहाँ लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और द्रव्यमान संख्या होती है 14। तो आपका जो नीचे ये जो 7 लिखा है ये आपका परमाणु क्रमांक है, ऊपर जो 14 यह लिखा हुआ है ये आपकी द्रव्यमान संख्या है। तो कभी कहीं लिखा मिल जाए तो मुझे उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो आपको देखने के लिए मिलता है वह 20 और द्रव्यमान संख्या जो आपको देखने के लिए मिलती है वो 40। ऐसे ही सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है 11 और द्रव्यमान संख्या आपकी होती है 23। तो शायद इसका रिप्रेजेंटेशन या निरूपण कैसे किया जाता है वो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जाना, साथ में किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से जो टोटल नंबर मिलता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं अभी, केवल बेसिक जानकारियाँ हम जहाँ देने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसमें परमाणु क्रमांक कहाँ लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखते हैं, तो मुझे शायद उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसे लिख लिया होगा।
बाकी बीच में आप चाहो तो उसे रोक कर जो है वो लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कल की तरह हम आज भी लगातार बीच में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पीछे पढ़ा क्या चुके हैं। उम्मीद है ये बेसिक जानकारियाँ भी आप लगातार नोट कर रहे होंगे और मन से शायद पढ़ रहे होंगे। आगे हमने शायद कल बोला था हम आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे। सूत्र बनाए कैसे आते हैं उसके लिए नॉर्मली होता क्या है, जैसे फॉर्मूला या सूत्र। तो नॉर्मली क्या होता है, फॉर्मूला या सूत्र के कई अलग अलग हिस्से होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको पूरा सूत्र बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन इसके कई अलग अलग पार्ट होते हैं। एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर आयोनिक, जिसे हम बोलते हैं रेडिकल, मतलब रेडिकल के माध्यम से हम सूत्र बना सकते हैं। कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, जैसे लाइक फॉर्मिक एसिड HCOOH, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, जो लाल चींटी या बिच्छू के डंक, हम लोग ऐसा समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बरैया या बिच्छू या लाल चींटी काटती है तो जलन सी मचने लगती है, तो उसका कारण होता है वह फॉर्मिक एसिड जो है वो छूटती है, जिससे कि बॉडी में जलन मचने लगती है। तो वो लाल चींटी के माध्यम से इसका जो है नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया है। ऐसे ही एसिटिक एसिड CH3COOH, जो छिड़का में मिलता है कुछ परसेंटेज में, तो इसका भी नाम जो है वो एसिटिक एसिड या छिड़का के माध्यम से जो है नाम रखा गया है। ऐसे ही यूरिया, आप जानते होंगे NH2CO यूरिया, मतलब सबके नाम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो बेसिकली याद रखने पड़ते हैं, कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिन्हें हम रेडिकल के माध्यम से बना सकते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको पूरा हिस्सा जो है वो सूत्रों का सिखा रहे हैं, लेकिन रेडिकल के जितने भी माध्यम से सूत्र बनाए जाते हैं वो हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है शायद आप समझोगे। तो ये शायद समझ गए होंगे कि सूत्र में हम आपको रेडिकल के माध्यम से सूत्र बनाना सिखाएंगे। अभी हम लोग जो हैं वो सबसे पहले कुछ रेडिकल लिख लेते हैं, बाकी देखते क्या हुआ। SO4 डबल माइनस को हम बोलते हैं सल्फेट, आप मेरे साथ साथ इसे लिखिए। SO3 डबल माइनस को हम बोलते हैं सल्फाइट, NO3 सिंगल माइनस को हम बोलते हैं नाइट्रेट, NO2 सिंगल माइनस को हम बोलते हैं नाइट्राइट। ये रेडिकल है जो मेरे आप साथ साथ लिखते चलिए, उम्मीद है शायद आप लिख रहे होंगे। OH सिंगल माइनस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ये रेडिकल जिनके माध्यम से हम आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे। उसके बाद में चूँकि अब हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, साथ में ही हम यहाँ बोलते हैं PO4 ट्रिपल माइनस को हम बोलते हैं फॉस्फेट, और यहाँ PO3 ट्रिपल माइनस को बोलते हैं फॉस्फाइड। ऑक्सीजन डबल माइनस को कहते हैं ऑक्साइड, और इन सब के पीछे आप आयन लगा लेना, चूँकि जगह नहीं थी इसलिए बहरहाल हमने आयन नहीं लिखा। और साथ में नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस को कहते हैं नाइट्राइड। तो ये बेसिक ध्यान रखना, ये आपका नाइट्राइट है और वो आपका नाइट्राइड है। और नेक्स्ट इसी तरह से जानेंगे, यहाँ सोडियम सिंगल प्लस को बोलते हैं सोडियम आयन, मैग्नीशियम डबल प्लस को बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, जगह नहीं थी इसलिए। बाकी कैल्शियम डबल प्लस को बोलते हैं कैल्शियम आयन। लिथियम सिंगल प्लस को बोलते हैं लिथियम आयन। इसी प्रकार से पोटेशियम सिंगल प्लस को बोलते हैं पोटेशियम आयन। और इसी प्रकार से हम यहाँ ClO4 पर सिंगल माइनस को बोलते हैं पर क्लोरेट आयन NETC। इस प्रकार से कई सारे रेडिकल हैं, और जैसे ही क्लास आपकी ऐप के माध्यम से स्टार्ट होगी उसमें हम PDF में डाल देंगे, तो इस तरह से बहुत सारे आपको रेडिकल जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्रेट, नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड,
फॉस्फेट, फॉस्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सोडियम, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, लिथियम आयन, पोटेशियम आयन और परक्लोरेट आयन। इस प्रकार से कई सारे रेडिकल हैं जो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से डालेंगे। एक आइडिया हम आपको दे रहे हैं कि शायद मुझे लग रहा है लिख लिया होगा आपको, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा लग रहा होगा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट, चूंकि जब आप ये रेडिकल लिख चुके होंगे, अब रेडिकल के आगे का हिस्सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये शायद हमने कल भी बताया था क्लास में पढ़ाने में और खाली क्लास पढ़ाने में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको बहुत अच्छा मिलता जाएगा। अभी हम लोग यहाँ कुछ सूत्र लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमसे कहा गया कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या है? अब अभी हम चूंकि रेडिकल लिख चुके हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। कैल्शियम का होता है Ca, जिसपे होता है डबल पॉजिटिव, और साथ में सल्फेट का आपका होता है SO4 पे डबल माइनस। मुझे उम्मीद है शायद अभी जो लिखा हुआ था वो आपको याद होगा। कैल्शियम पे डबल पॉजिटिव, सल्फेट पे डबल नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, मतलब इसके चार्ज बराबर हैं। तो जब चार्ज बराबर होते तो कुछ करना नहीं होता, तो आपका दोनों जोड़ के आप सीधे सूत्र बना देंगे CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होगा CaSO4। ऐसे ही यदि ये कहा जाता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? अब चूंकि एल्यूमिनियम जैसे पहले नहीं भी लिखा तो कोई चिंता मत करना, क्योंकि अभी हमने बोला पीडीएफ से सारे रेडिकल मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम पे होता है 3 पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे, अभी चूंकि बेसिक जानकारियाँ ही हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद में एल्यूमिनियम पर होता है 3 पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम पर होता है 3 पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पर होता है 1 नेगेटिव चार्ज। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। एल्यूमिनियम पे होते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पर होता है 1 नेगेटिव चार्ज। चार्ज बराबर है नहीं, तो चार्ज बराबर मुझे करना हुआ। चार्ज बराबर करने का सिंपल सा तरीका होता है, नेगेटिव चार्ज जो है उसका आप मल्टीप्लाई आगे कर दीजिए और पॉजिटिव चार्ज उसका आप मल्टीप्लाई पीछे कर दीजिए। तो 1 का गुणा यदि हम आगे करेंगे तो आपका एल्यूमिनियम 1 ही रहेगा, मुझे उम्मीद है शायद समझ रहे होगे आप। और 3 पॉजिटिव का गुणा यदि हम पीछे करेंगे तो आपका हो जाएगा Cl3। तो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें शायद ये सूत्र नहीं आ रहे होते हैं या कोई समस्या होती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र हमने कैसे बनाया? एल्यूमिनियम में होते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड में होते हैं 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का गुणा हम आगे करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। 3 पॉजिटिव का गुणा यदि हम पीछे करेंगे तो आपका हो जाएगा AlCl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको और दे रहे हैं, ये शायद लिख लिया होगा मुझे लग रहा है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको और दे रहे हैं शायद, और साथ में जितने भी सूत्र हम बना दें इसके अतिरिक्त आप लोग कई सारे सूत्र और बनाने का प्रयास करना। एक जैसे कि हम यहाँ देते हैं फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या होगा? फेरिक सल्फेट का, चूंकि फेरिक आयन होता है आपका Fe पर ट्रिपल प्लस, फेरिक आपका होता है Fe पे ट्रिपल प्लस और सल्फेट होता है SO4 पे डबल माइनस। अभी हमने क्या बोला? यदि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं तो हम वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यदि बराबर नहीं है तो हमें यहाँ करने होते हैं। चूँकि शायद वहाँ जो उदाहरण दिया गया उसके बेस पे यदि हम इसका बनाने का प्रयास करेंगे तो शायद यदि हम ना भी बनाए तो भी मुझे लग रहा है शायद आप बना लोगे। 2 नेगेटिव इसका गुणा हम यदि आगे करेंगे, 3 पॉजिटिव यदि हम इसका गुणा पीछे करेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? चार्ज बराबर करने के लिए। कभी किसी के मन में आ रहा होगा सर कैसे पता कि अरे क्यों कर रहे हैं? तो पॉजिटिव का गुणा नेगेटिव में, नेगेटिव का गुणा पॉजिटिव में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर चार्ज बराबर हो जाए। नॉर्मली बेसिक हम लोग यहाँ समझते हैं। तो 2 नेगेटिव का गुणा यदि हम आगे करेंगे, 3 पॉजिटिव का गुणा यदि हम पीछे करेंगे तो 2 का गुणा आगे करिए तो आपका हो जाएगा Fe2 और 3 का पीछे करेंगे तो आपका हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस। शायद मुझे लगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले नॉर्मली अब आप समझिए, ये सूत्र हम बना तब पाए जब मुझे फेरिक का Fe पे ट्रिपल प्लस और सल्फेट का SO4 पे डबल माइनस आता था।
इसका मतलब आपको पहले रेडिकल तैयार करने होंगे, देन उसके बाद आप ये आसानी से सूत्र बना लेंगे कि ये बनाए कैसे आते हैं। उसके बाद ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको और दिए दे रहे हैं। जैसे अगला आपका आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कहीं मीनिंग में गलती हो जाए तो आप देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना उसके बाद में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पर भी हमने क्या बताया था, एल्यूमिनियम पर ट्रिपल प्लस और साथ में ऑक्साइड पर डबल माइनस। अब जो 3 उदाहरण दे चुके हैं तो मुझे उम्मीद है शायद आप समझ रहे होंगे कि इसका क्या होगा। एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्साइड पर 2 नेगेटिव चार्ज। चूँकि शायद यहाँ चार्ज बराबर नहीं है तो वही पुराना वाला तरीका अप्लाई करना होगा, 2 का गुणा आगे करेंगे, 3 का गुणा पीछे करेंगे। जब हम 2 का गुणा आगे करेंगे तो आपका हो जाएगा Al2 और 3 का गुणा पीछे करेंगे तो आपका हो जाएगा O3। तो अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, Al2O3, Al2O3। तो शायद मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ये लिख लिया होगा सभी ने। हम आपको 5 से 7 उदाहरण दिए दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने ज़्यादा उदाहरण आप लोगों को दिए जाएंगे उतना ज़्यादा आप टॉपिक बेहतर तरीके से क्लियर कर लेंगे। एक आता है बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड। अब बोरॉन का सूत्र होता है आपका B, जिस पे आपके 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और नाइट्राइड का होता है N, जिस पर 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ ऐसा मत कर देना, बोला सर ने कहा है कि 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव का गुणा आगे कर दीजिए, 3 पॉजिटिव का गुणा पीछे, क्योंकि यहाँ आप देखिए 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पहले से ही इक्वल है। मतलब ये मुझे तब करना होता है जब ये इक्वल नहीं होते हैं। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पहले से ही इक्वल हैं। इसका मतलब यहाँ आपको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो यहाँ आपका सूत्र हो जाएगा Bn, बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड। तो मुझे उम्मीद है शायद आप समझ रहे होंगे। अगला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का आपका संकेत होता है Na, जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब किस पर कितने पॉजिटिव होते हैं कितने नेगेटिव, ये आप रेडिकल के माध्यम से ध्यान रखेंगे। बाकी हम यहाँ कारण भी देंगे कि इस पर एक पॉजिटिव ही क्यों होता है। वो उसका परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो ये सारी जानकारियाँ चूँकि जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब हम आपको देंगे। अभी हम कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और साथ में ही हाइड्रोक्साइड पर होता है एक माइनस। तो आप समझ रहे होंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपका बराबर है। यदि हम दोनों को मिलाते हैं तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा NaOH। तो अभी क्या कि पर डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एक बार फिर हम आपको आज के पूरी क्लास की समरी बता देंगे हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने परमाणु के बारे में जाना कि इसके स्थायी कण कौन है, अस्थायी कण कौन है, ये बताने का प्रयास रहा मेरा। उम्मीद है शायद आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद में परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, और साथ में इसे निरूपित कैसे करते हैं, कुछ फॉर्मूले के बारे में, और फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। तो ये आज आपको सिखाएगा। कल हम आपको सिखाएंगे कि सोडियम की इंग्लिश होती है SODIUM, संकेत होता है नहीं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब यहाँ तो इसी तरह से सिल्वर का होता है SILVER, जबकि उसका संकेत होता है AG। अब ऐसा क्यों होता है उसका कारण हम आपको कल देंगे। साथ में कुछ इसके अतिरिक्त हम कुछ आपको और भी सिखाएंगे। उम्मीद है शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और बाकी अभी ये बेसिक जानकारियाँ ही चल रही हैं। जैसे ही चूँकि अभी सबको पता होगा, जैसे ही ये ऐप आपका प्ले स्टोर पर आएगा हम आपको जानकारी दे देंगे। और फिर सिलेबस आपको व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर इस तरह से उसकी गहराई में भी बताया जाएगा कि परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो फिर भी हम आपको बेसिक में सिखा देंगे, लेकिन बहुत विस्तृत में जानकारी हम आपको जो है वो ऐप के माध्यम से रेगुलर देंगे। तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बाकी का शेष कल होगा। थैंक यू।